Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Today in this lecture we will discuss a new interesting topic based on capacitance, chapter number 2, electric potential and capacitance. Okay. In the previous lecture we have already discussed about capacitance. What is capacitance and what is the use of capacitance? Okay. What is the meaning of capacitance? And we have already discussed about कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ओके, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला दे चुके थे, ओके, एंड यू नो वेरी वेल हमको ये फॉर्मूला मिला था, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पे ये क्या है, रेडियस तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला आपको याद होगा इन प्रीवियस लेक्चर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ इज अ कंडक्टर। ओके, हम अर्थ को क्या मानते हैं कि अर्थ हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर ही है, ठीक है। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इन द प्रीवियस लेक्चर। सो वहाँ पर हमको केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू and the numerical value of this 1/9 into 10 to the power 9. Okay, this is value of 4 pi epsilon naught q coulomb square per meter square. This is the unit of this constant. Okay, now so what is the capacitance of earth? The capacitance of earth, this is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज यहाँ पे ये रेडियस आता है, जो हमारा कंडक्टर होता है उसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, पुट द वैल्यू इज कांस्टेंट 1/9 into 10 की पावर 9 इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 into 10 की पावर 6। दिस ओके, so we can solve this equation. Capacitance of earth, this is equal to 9 over here, this is 10 to the power 6 minus 9, and here 6.4 upon 9, this is equal to this is equal to, इसको मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 10 की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 minus 9 minus 3, और देखिए यहाँ से एक डेसिमल हटाया है तो यहाँ पे एक माइनस का मल्टीप्लाई और कर दिया अपॉन 9, तो यहाँ पे हमको मिल सकता है C ऑफ R, कैपेसिटेंस ऑफ R। 9 का डिवाइड 64 में लगाते हैं तो दिस इज 7 टाइम्स 0.11 into 10 की पावर -4, ओके, दिस। सो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ दिस इज इक्वल टू, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा 711, देखिए पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो इसको मैं लिख दिया 711, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इधर 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, -4 ऑलरेडी पहले से ही है तो -4 -2 -6, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, दिस इज फैराड, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और अगर मैं इस 10 की पावर -6 फैराड की जगह मैं लिखा चुका था, फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 फैराड आर इक्वल टू क्या था, 1 फैराड आर इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रो फैराड था ना, तो 1 माइक्रो फैराड कितने फैराड के इक्वल हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो दिस इज 1 माइक्रो फैराड आर इक्वल टू 10 की पावर -6 फैराड, ठीक है। यानी 10 की पावर -6 फैराड को हम लिख सकते हैं माइक्रो फैराड। तो आप ये देख सकते हैं बेटा कि अर्थ जो कि इतना बड़ा कंडक्टर है उसकी भी कैपेसिटेंस 1 फैराड निकल के नहीं आती,
उसकी भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड निकल के नहीं आ रही है। इसका मतलब जबकि वो इतना बड़ा कंडक्टर है, उसको हम मान सकते हैं इतना बड़ा कंडक्टर तो हम अपनी लैब में भी नहीं रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ लैब खुद अर्थ पे बनी हुई है, ठीक है। तो उसकी भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड निकल के नहीं आ रही है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फैरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सो वी कैन यूज माइक्रो, पिको, नैनो, ओके दिस। सो नोट कर सकते हैं आप इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now today we will discuss about capacitor. कैपेसिटेंस के बारे में तो पढ़ लिया, अब आज बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये याद करना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, हमको पता होना जरूरी। मान के चलिए आपके पास ये एक कैपेसिटर ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर इज R1, so the volume of this spherical conductor is V1, okay। now suppose अगर मैं इसका वॉल्यूम डबल करूं, इसका वॉल्यूम में क्या कर दूं, डबल कर दूं। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसका वॉल्यूम डबल करूंगा तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं ये कह रहा हूँ इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर is double, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम डबल करूंगा तो क्या इसकी कैपेसिटेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, हम साइज बढ़ा रहे हैं, और जब हम साइज बढ़ाते हैं तो उस पर हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, और जब चार्ज को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं मीन्स क्या होगा कि उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। अब कितना फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस? क्या अगर मैंने वॉल्यूम को डबल किया, मतलब उसको मैंने वॉल्यूम को डबल किया तो क्या जो मेरी कैपेसिटेंस है वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी क्या? तो आंसर है, देखते हैं क्या होगा। डबल तो नहीं होगी लेकिन देखते हैं कितनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए इनिशियली ये जो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस है दिस इज C1 4 pi epsilon naught R, एंड इनिशियल वॉल्यूम V1 दिस इज इक्वल टू 4, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फीयर का वॉल्यूम लगाएंगे 4/3 pi R1 क्यूब, ओके। देन वॉल्यूम इज डबल, देन वॉल्यूम इज डबल। अगर वॉल्यूम हमने इसका डबल किया, ठीक है, वॉल्यूम अगर डबल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा तभी वॉल्यूम डबल होगा। ये मत कहना बेटा कि रेडियस को डबल करने से वॉल्यूम डबल होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। अगर रेडियस को यहाँ डबल करेंगे तो फिर वॉल्यूम तो देखिए रेडियस का को अगर हम डबल करते हैं तो 2 की पावर 3, यहाँ पे फिर क्या आएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 मतलब 8, तो वॉल्यूम तो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा बेटा उस केस में। अगर मैं रेडियस को 2 टाइम इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम मेरा 8 टाइम इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। इसीलिए वॉल्यूम को अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो रेडियस को डबल नहीं करना है, कितना करना है वो भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब इसकी रेडियस हो जाती है r, कितनी हो जाती है r, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस C2 हो जाती है, और वॉल्यूम जो है वो हमने कितना कर दिया, डबल, मतलब 2V1। ये तो किया, वॉल्यूम इज डबल, तो 2V1 दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले कैपेसिटेंस के लिए लिख देता हूँ, C2 इक्वल टू 4 pi epsilon naught R, राइट, एंड न्यू वॉल्यूम V2, और V2 इज इक्वल टू को लिखूंगा मैं 2V1, क्योंकि नया वॉल्यूम क्या, पहले वाले वॉल्यूम का 2 टाइम, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4/3 pi R2 क्यूब
क्योंकि न्यू रेडियस कितनी है r2, ठीक है। सो इनको मैंने इक्वेशन दे देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से बात करते हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस 1 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, ठीक है। अगर फर्स्ट और थर्ड से बात करते हैं तो जरा यहाँ पे निकालिए C1 अपॉन C, क्या मिलेगा? C1 अपॉन C2 निकालने से मिलने वाला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ C1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ C2। तो आप देख सकते हैं आपको मिलेगा R1 अपॉन R, मतलब जो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वो किसके बराबर होता है? उसके रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। ये वाला एक तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ से हमारे को एक ये फॉर्मूला मिल गया C1 अपॉन C2 दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। मतलब अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं और उनकी रेडियस का रेशियो 2:3 है तो उनकी कैपेसिटेंस का रेशियो भी कितना होगा? 2:3 है। C1 upon C2 this is equal to R1 upon R. Okay. Now, second thing is अब की बार बात करते हैं from equation 2 and 4 से, from equation 2 and 4. ठीक है। इन इक्वेशन से अगर बात करते हैं तो V1 अपॉन V2 निकालते हैं, ठीक है। V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 दिस इज इक्वल टू, ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। V2 की वैल्यू 2V1 है, तो यहाँ पे मैं V1 अपॉन V2 की सीधे वैल्यू लगा देता हूँ, दिस इज 2V1, ओके। V1 की यहाँ पे ये जो वैल्यू 4/3 पाई R1 क्यूब और यहाँ पे 4/3 पाई R2 क्यूब है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ मिला R1 अपॉन R2, R1 का क्यूब अपॉन R2 का, ठीक है। और इसी चीज को आप लोग ऐसे ही लिख देंगे, V1 अपॉन 2V1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2, यहाँ लिख दिया, ठीक है। V1 अपॉन 2V1 है तो इसको हम लोग को लिख दिया 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब, तो R1 अपॉन R2 का होल क्यूब भी लिखा जा सकता है, इसको अलग क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा R1 अपॉन R2 इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 अपॉन C2, ऊपर देखो C1 अपॉन C2 दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 है कि नहीं है? तो इसकी जगह मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 का होल क्यूब। मुझको क्या निकालना था कि अगर मैं वॉल्यूम को डबल कर रहा हूं तो न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी, और न्यू कैपेसिटेंस मैंने C2 माना था, तो मुझे C2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ये देखिए 1/2 दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 का होल क्यूब है, सो C2 का होल क्यूब ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C1 अपॉन C2 दिस इज इक्वल टू 1/2 sorry 1/3 C1 अपॉन C2 का क्यूब दिस इज इक्वल टू 1/2, तो C1 अपॉन C2 दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3, बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसका कितने पावर 1/3 है, तो यहाँ पे सॉरी 3 है, तो यहाँ जब भी पावर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे x² इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं y की पावर 1/2, ठीक है। ऐसे ही C1 अपॉन C2 की पावर 3 की 1/2 की पावर 1/3। नाउ C2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका C2 जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 C, ये भाई 1 की पावर 1/3, तो 1 का जब मैं यहाँ से सॉरी
1/2 है, 1/2 तो 2/1/3 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, C2 पहुंच जाएगा। और 1 की भी तो पावर कितने की हो उसका रिजल्ट तो 1 ही आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई जब C2 से करूंगा तो वो तो 1 ही आएगा। और 2/1/3 तो ये वाला पॉइंट देखो समझो, ये यहाँ हुआ क्या है, वॉल्यूम को जब मैंने 2 टाइम इंक्रीज किया है तो न्यू कैपेसिटेंस जो है वो 2/1/3 टाइम इंक्रीज हुई, ठीक है। अब अगर आप वॉल्यूम को 3 टाइम इंक्रीज करते, सपोज वॉल्यूम को अगर आप 3 टाइम इंक्रीज करते तो यहाँ पे केवल आप क्या कर देते 3V1, इतना ही होता। चलो यहाँ पे हम लोग इसको R3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, या R2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। तो ये हो गया 3 टाइम इंक्रीज। और जब आप इसका रेशियो निकालते तो यहाँ पे क्या आता 1/3, फिर यहाँ क्या हो जाता 1/3, फिर यहाँ क्या हो जाता 1/3, और फिर यहाँ क्या हो जाता 3/1/3। अगर वॉल्यूम को हम लोग 4 टाइम इंक्रीज करते तो यहाँ हो जाता 4V1, फिर यहाँ हो जाता 4, फिर यहाँ पे भी हो जाता 4, और यहाँ भी हो जाता 4, और फिर यहाँ हो जाता। तो देख क्या पा रहा है, डबल किया तो 2/1/3, ट्रिपल किया तो 3/1/3, 4 टाइम्स किया तो 4/1/3, 5 टाइम्स करेंगे तो 5/1/3, और अगर n टाइम्स करेंगे, अगर हम लोग वॉल्यूम को n टाइम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस C2 दिस इज इक्वल टू n⁻⁴ C1। ये यहाँ से सीधा सीधा हमने एक रिजल्ट बना दिया। इफ द volume of the spherical conductor are increasing n time, then the capacitance of the conductor C2 this is equal to n⁻⁴ times R into। ओके, तो ये रिजल्ट आप लोग लिख सकते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो बात ये आती है कि अगर हमको कैपेसिटेंस को डबल करना तो फिर क्या किया जाए। वॉल्यूम को डबल करने से तो कैपेसिटेंस डबल नहीं हो रही है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर हमको कैपेसिटेंस को डबल करना, ये वाला रिलेशन देखो, C2 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर निकालने जाओगे तो C2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा R2 C1/R। ये अगर यहाँ पे मैं आपसे ये कह देता हूँ कि R2 रेडियस को डबल करो, if R2 इज इक्वल टू 2R1, मतलब रेडियस जो है अगर उसको हम डबल कर देते हैं तो C2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2C1। मतलब कहने का ये है कि अगर हम रेडियस को डबल करेंगे तब जाके कैपेसिटेंस हमारी डबल होगी, और वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, C2 इज इक्वल टू 2/1/3 C1, 2/1/3 into C1, यानी 2/1/3 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है ना, 2 टाइम इंक्रीज नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, प्लीज नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ये एग्जाम में 1 या 2 नंबर में सीधे भी पूछने को आ जाता है कि अब हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। और एक तो ये फॉर्मूला है रेडियस के फॉर्म में है, और एक ये फॉर्मूला है कि जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करें, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं the volume of the spherical conductor are increasing in time, then the capacitance, new capacitance of the spherical conductor is n⁻⁴ times are increasing, okay। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपेसिटर कि कैपेसिटर क्या बीमा है। बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर पे हम लोग ये एक डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग जो हमारी एनर्जी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can use the energy
तो हम क्या करेंगे, एनर्जी आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये तो हम लोग कैपेसिटर के बारे में इतना तो लिख ही सकते हैं। कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड। लिख लीजिए, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can capacitor is a device in which electrical energy is stored in the form of which electrical energy is stored in form of electric charge। In form of electric charge, ठीक है। तो कैपेसिटर पे जो हमारी एनर्जी है वो किसके फॉर्म में स्टोर रहती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर रहती है। माने उस पर चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। और जब हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है तो चार्ज वहाँ से फ्लो होता है और उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस मिल जाती है, ठीक है। दूसरा, ये जो कैपेसिटर है इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये कैपेसिटर बनता कैसे है। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ टू प्लेट्स, ठीक है, पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स। प्लेट्स नहीं कहूँगा क्योंकि प्लेट्स केवल कंडक्टर के। एक कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर, टू कंडक्टर, ओके, ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी शेप, ठीक है बेटा, which are close to each other, which are close to each other, जो एक दूसरे के बहुत पास हैं, ठीक है, which are close to each other and have equal and opposite charge and having equal and opposite charge। तो कैपेसिटर के बारे में इतना इंट्रोडक्शन बहुत। कैपेसिटर इज अ डिवाइस in which electric energy is stored in the form of electric charge, okay। और कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इतना ही बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप which are close to each other, which are close to each other, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एक शब्द बोला है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, कहा गया कंडक्टर एनी शेप। तो जो हमारा कैपेसिटर है वो कई तरह की शेप इसका होता है, कई तरह की उसकी शेप हो सकती है। लाइक स्फेरिकल कंडक्टर भी, स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है। और जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस में है, वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। हालांकि कैपेसिटर
की शेपिस कई तरह से हैं। जैसे मैं जो बता रहा हूँ स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होगा, यहाँ स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर्स होंगे, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, हम एक को चार्ज देते हैं, ये भी सुन लीजिए, हम एक को चार्ज देते हैं और दूसरे पर उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अपोजिट नेचर का। मान लीजिए मैंने ये कैपेसिटर ए है और ये कैपेसिटर ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है, और इन दोनों से मिलकर जो बना वो हमारा है कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक सिस्टम ऐसा लगाया जिससे कि जो मैं चार्ज दे रहा हूँ वो चार्ज किसको जाता है, ए को जाता है। बी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, कंडक्टर बी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। जो भी चार्ज दिया मैंने पॉजिटिव, वो सारा का सारा चार्ज किस पे स्टोर होता है, जाके कंडक्टर ए। ठीक है, तो ड्यू टू दिस कंडक्टर ए, ये जो दूसरा कंडक्टर बी है इसके इंटरनल इनर्शियल पार्ट में, इंटरनल पार्ट में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, वो भी अपोजिट नेचर। ठीक है, यानी इसको मैं प्लस दिया था तो इतना ही ये कंडक्टर बी पे अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा इंड्यूस होगा क्यों होता है, ये तो इंड्यूस वाला तो मेथड आपको पता है भाई, ये पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव इसके नेगेटिव जो हमारा कंडक्टर बी है इसके नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा तो वो ये आ जाता है अंदर की तरफ, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। तो ये भी होगा पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव को ये रिपेल करेगा तो वो आउटर सरफेस पे होगा, और नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला जो चार्ज है, इसको मैं चैप्टर नंबर 1 में बता चुका था, ये वाला चार्ज क्या हो जाता है, बाउंड चार्ज, क्योंकि ये इससे बना हुआ है, और ये जो आउटर सरफेस पे चला गया ये हो जाता है फ्री चार्ज। ठीक है, ये फ्री है, ये इसके अट्रैक्शन से नहीं बना हुआ है। अगर मैं इस कंडक्टर बी का कनेक्शन अगर अर्थ से कराऊं, अर्थिंग, अगर मैं अर्थिंग करा देता हूं तो होगा क्या, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स आके इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे, इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो अगला जो मेरा डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये न्यूट्रल हो गए। ठीक है, और अर्थ से हम कितना भी चार्ज ले सकते हैं और कितना भी उसको दे सकते हैं। बेसिकली अर्थ को हम बोलते हैं कि वो हमारी जीरो पोटेंशियल पर होती है। क्या होती है, अर्थ जीरो पोटेंशियल पर होती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने दिखाया ना आपको कितनी होती है उसकी कैपेसिटेंस, 711 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। ओके, तो उसको हम लोग इन्फानाइट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर कैपेसिटेंस इन्फानाइट है, अगर सी इन्फानाइट है, सो वी कितना होगा, v is equal to q upon c, and this is 1 upon infinite, this is 0। तो पोटेंशियल अर्थ का हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। अब आप कहेंगे कि आप इन्फानाइट रख क्यों है, तो मैंने अभी बोला ना कि 711 जो अर्थ की कैपेसिटेंस है उसको हम इन्फानाइट कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इतनी कैपेसिटेंस किसी की होती ही नहीं है जो हम लोग यूज़ करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अर्थ की रेडिएशन उतनी उसकी कितनी आ रही है, तो एक छोटे से कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी आएगी जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ, तो उसकी तो बहुत ही कम आने वाली है। तो उसके कंपैरिजन में ये तो इन्फानाइट ही बोली जाएगी। ठीक है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ऐसे ही अगर हमको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाना है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो लिख सकते हो दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ ऐसे ही अगर हम लोग अगर बनाए यहाँ पे, एक सेकंड आपको थोड़ा सा रोकूंगा, दोबारा आते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे सिलेंड्रिकल चाहिए तो उसमें क्या करना होगा, ऐसे ही वो सिलेंडर्स होंगे हमारे लाइक दिस,
ठीक है। और ये आपका दूसरा सिलेंडर, हम किसी सिस्टम से इसको चार्ज दे देंगे पॉजिटिव, ठीक है। इस सिस्टम से हमने इसको चार्ज दे दिया पॉजिटिव, तो यहाँ इसके आउटर सरफेस पे, सॉरी इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा, माइनस, ठीक है बेटा, माइनस। और आउटर सरफेस पे जो प्लस होगा वो कहाँ चला गया होगा, अर्थिंग करने से न्यूट्रल हो गया होगा, ठीक है। तो ये बोला जाएगा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ओके, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में जो बात करनी है वो बात करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। नाम से क्लियर हो रहा है कि दो कंडक्टर प्लेट्स होंगी जो एक दूसरे के कैसे रखी होंगी, पैरेलल रखी होंगी, ठीक है। उससे जो कैपेसिटर बन के तैयार होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। राइट, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट। बच्चे यहाँ पे गलती ना करें, ये ना समझें कि ये लाइन है, ये एक प्लेट है लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। इसके पास लेंथ भी है और इसके पास विड्थ भी है, ठीक है। तो इसका एरिया हो सकता है, ठीक है। और इस पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज दिया जाएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके एरिया में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन अगर आप इसी को ऐसे देखेंगे फ्रंट से तो ये आपको ये एक लाइन ही दिखाई देगी लाइक दिस, लेकिन अगर आप इसका ये वाला व्यू देखेंगे तो आपको ये दोनों दिखाई देंगी। तो ये ना ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे मैं बना नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे बना रहा हूँ, तो आपको ये दिखाई दे रही है केवल दिस, इतनी ये लाइन, ठीक है। तो लाइन से आप ये ना समझें कि ये केवल एक लाइन है, तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक हमारे क्या है, प्लेट्स है जिसके पास लेंथ भी है जिसके पास विड्थ भी है, ठीक। चाहो तो इसको ऐसे बना पीछे का काम ना। यहाँ हमने ये जो हमारी पहली प्लेट है, प्लेट फर्स्ट, और ये हमारी दूसरी प्लेट सेकंड, ये दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ हमने अपनी इस पहली प्लेट को किसी एक्सटर्नल सिस्टम से पॉजिटिव चार्ज दिया, किसी एक्सटर्नल सोर्स से ये पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दिया। तो यहाँ जो सेकंड प्लेट का जो इंटरनल सरफेस है, ये इंटरनल सरफेस, इस पे फिर से वही माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया। हमने यहाँ पे सपोज ये प्लस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्लस भी इंड्यूस हुआ था ये, लेकिन ये कहाँ चला गया आप समझ रहे हैं इसको, ये मैंने क्या करा दी होगी, यहाँ पे अर्थिंग करा दी होगी, जिससे वो क्या हो गया होगा, न्यूट्रल हो गया होगा, ठीक है। तो केवल इस पे माइनस यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है, अर्थिंग करने से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चाहो तो इसको डायग्राम को नोट कर सकते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। मान लीजिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। तो इसी को हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। So today we will close here.
in the next lecture we will discuss the capacitance of this parallel plate capacitor. तब हम अगले लेक्चर में क्या डिस्कशन करेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस C कितनी होती है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, सो देखना मत भूलिए अगले लेक्चर को, क्योंकि दिस नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसकी कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे, और साथ ही साथ हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट फंडा भी जो है निकालेंगे. ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में एक पार्शली, जैसे पार्शली डाइलेक्ट्रिक से बनी एक प्लेट को यहाँ पे इनके बीच में रखेंगे. ओके, सो देखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आज खत्म करते हैं. ओके, थैंक यू.